संविधान हमारे देश की नींव है। संविधान से ही वर्तमान समय में हमारा देश व प्रत्येक विभाग सुचारू रूप से संचालित होता है। सोचिए, यदि हमारे देश में संविधान ही ना होता तो संपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक, न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। इसलिए हमें हमारे संविधान पर गर्व है, जिसके कारण आज एक गरीब, शोषित, वंचित वर्ग भी न्याय की मांग कर सकता है। संविधान में प्रत्येक कार्यक्षेत्र के लिए नियम व अनुच्छेद वर्णित है। इसी के अंतर्गत कानून व न्याय व्यवस्था के लिए भी अनुच्छेद व प्रारूप है। अब सर्वप्रथम हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अपराध जो समाज, राज्य या देश में किसी भी स्थान पर होते हैं, उनको दंड या सजा के प्रावधान से किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इसके लिए सबसे पहले अपराध की प्रकृति को जानना होगा। न्यायिक प्रक्रिया व आपराधिक मामलों के अनुसार भारत की संपूर्ण न्याय व्यवस्था व कानूनी मामले मुख्य प्रकार से दो श्रेणी में रखे गए हैं। एक, सिविल कानून, इसी को ही दीवानी कहते हैं, और दूसरा है क्रिमिनल कानून, इसी को ही आपराधिक या फौजदारी भी कहा जाता है। पहले हम सिविल यानी दीवानी कानून की बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, सिविल कानून समाज में नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार व न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमबद्ध है। सामान्य अर्थ में सिविल कानून किसी व्यक्ति या किसी निजी संपत्ति की किसी अन्य व्यक्ति के कार्य या व्यवहार से हुई चोट या नुकसान को न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा हल करता है। राज्य के किसी व्यक्ति या पक्ष के द्वारा की गई हानि या क्षति सिविल कानूनों के तहत गैर आपराधिक प्रकृति के होते हैं। ये आम तौर पर पक्षों के बीच विवादों को सुलझाने से संबंधित है। सिविल कानून आमतौर पर पीड़ित पक्ष या न्यायालय को मुआवजा या जुर्माना प्रदान करके राहत से निपटारा करता है। सिविल कानूनों में नुकसान की भरपाई मुआवजे से की जाती है। साधारणतया सिविल अर्थात दीवानी मामले में किसी भी प्रकार की सजा या दंड का प्रावधान नहीं होता है। सिविल कानून के अंतर्गत संपत्ति, राजस्व, व्यापार, घरेलू, पेशा संबंधी, लेन देन, यातायात, कारखाने आदि ऐसे मामले जो सामाजिक दृष्टि से अहिंसात्मक व व्यक्तिगत हों, आते हैं। सिविल कानून के बारे में जानने से पहले हम एक बात पर विशेष ध्यान देंगे कि कोई भी मामला हो, आपराधिक या गैर आपराधिक, दो पक्षों या व्यक्तियों के मध्य होता है, जिसमें एक पीड़ित पक्ष होता है जिसे वादी कहा जाता है और दूसरा पक्ष होता है शोषणकर्ता या अपराधकर्ता, जिसको प्रतिवादी कहा जाता है। आइए अब सिविल कानून के मुख्य बिंदु सरल भाषा में समझते हैं। सिविल कानून व्यक्तियों या उनके कार्यों से संबंधित है, जिसके कारण हुए नुकसान को मुआवजे या मौद्रिक राहत द्वारा चुकाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक पक्ष या व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या पक्ष की जमीन या संपत्ति पर अधिकार का विवाद है तो न्याय हेतु सिविल कानून के तहत कार्यवाही की जाती है तथा मुआवजा या अर्थदंड का प्रावधान होता है। सिविल कानून के तहत मामले सिविल कोर्ट या न्यायाधिकरण के तहत विचारणीय होते हैं। सिविल कानून का उद्देश्य व्यक्तियों के बीच विवाद का समाधान करना है। सिविल मामलों में पीड़ित पक्ष मामला दर्ज कराता है। न्याय व अपराध के अनुसार मामलों की दूसरी श्रेणी है क्रिमिनल कानून। आपराधिक, क्रिमिनल या फौजदारी वह कानून है जो किसी अपराध और उसके दंड से संबंधित है। क्रिमिनल कानून उन अपराधों से संबंधित है जो सभ्य व नैतिक समाज के खिलाफ हैं। अपराध की बुरी प्रकृति के कारण यह राज्य व समाज के खिलाफ अपराध है। जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई जघन्य या घृणित कार्य किया जाता है जो समाज, राज्य के नागरिकों के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न करता हो तथा किया गया अपराध समाज को प्रभावित करता हो, तो ऐसे में समाज के प्रत्येक नागरिक को किए गए जघन्य अपराध और आरोपी को दी जाने वाली उचित सजा के बारे में पता होना चाहिए। क्रिमिनल कानून के मामले में नागरिकों को पर्याप्त जागरूकता होनी चाहिए। इस कानून के अंतर्गत ऐसे मामले होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को खतरे में डालते हैं। क्रिमिनल कानून विवाद को सुलझाने या समाधान करने के बजाय सजा और प्रतिशोध पर केंद्रित है।
इस कानून के तहत गठित कार्य गंभीर हैं क्योंकि क्षति और चोट किसी व्यक्ति को इस तरह से होती है जो समाज के लिए कल्पना करने और जीवन के लिए बहुत ही भयावह हो सकती है। क्रिमिनल कानून द्वारा मारपीट, कत्ल, रेप, अपहरण आदि मामलों का निपटारा किया जाता है। आइए क्रिमिनल मामलों के मुख्य बिंदुओं को क्रम अनुसार जानते हैं। 1. आपराधिक अर्थात क्रिमिनल कानून के अंतर्गत ऐसे मामले या अपराध आते हैं जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है तथा ये समाज के खिलाफ भी एक अपराध है। इस तरह के अपराध के प्रतिफल में न्यायालय उस व्यक्ति या अपराधी को कारावास देना सुनिश्चित करता है। 2. ये कानून पीड़ित तथा समाज के नागरिकों के लिए होने वाले अपराध से उत्पन्न भय व हानि को कम करता है। आरोपी को एक अवधि के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों प्रदान करके न्याय किया जाता है। 3. क्रिमिनल कानून के तहत मामलों की सुनवाई क्रिमिनल कोर्ट या सत्र न्यायालय के तहत की जाती है। 4. क्रिमिनल कानून का उद्देश्य आरोपी को दंडित करके पीड़ित को न्याय प्रदान करना है। 5. क्रिमिनल मामले सिविल मामलों से अधिक गंभीर होते हैं। 6. क्रिमिनल मामलों में पीड़ित की ओर से सरकार मामला दर्ज करती है। 7. क्रिमिनल मामलों में मामले को सीधे अदालत के समक्ष या पुलिस कार्यालय में दर्ज करने की आवश्यकता होती है। 9. क्रिमिनल मामलों में सार्वजनिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, जबकि सिविल में व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है। उपर्युक्त बिंदुओं में आपने जाना कि कौन से मामले सिविल कानून के अंतर्गत आते हैं तथा कौन से अपराधों की सुनवाई क्रिमिनल कानून के तहत की जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि किस अपराध के लिए कितनी और क्या सजा, जुर्माना, मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए, कौन से कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी अपराध में एक व्यक्ति की हत्या की कोशिश की गई परंतु पीड़ित पक्ष की हत्या न होकर अंगभंग हुआ तो ऐसे में उसको किस धारा के तहत सजा का प्रावधान है। ये सभी नियम वो प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया संहिता अधिनियम निर्मित किए गए हैं जिसमें आपराधिक कार्यों को धाराओं में वर्गीकृत किया गया है। यहां मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य बिंदु यह है कि जब कोई सिविल मामले पर कार्यवाही होती है तो उस पर सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1908 के तहत सुनवाई होती है। इसको द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं। संक्षिप्त में इसको सीपीसी भी कहा जाता है। लेकिन जब किसी आपराधिक या क्रिमिनल मामले पर न्यायिक प्रक्रिया की जाती है तो वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1973 के अंतर्गत आती है। इसी को द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। संक्षिप्त में इसको सीआरपीसी भी कहा जाता है। अगले भाग में हम सीपीसी और सीआरपीसी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य ही करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।